Can you people hear me? Am I audible to you? Just let me know if you can hear me. Okay, Jane, thank you for letting me know. I'll just wait for a couple of minutes so that a few more people can join and then I'll begin. Okay, Mopi, thank you. I'm going to wait for a minute and then I'll start, okay? Okay, fine. So I'll begin now और बाकी लोग ज्वाइन करते जाएंगे जब उनको ठीक लगेगा. So I think it's about time. So जैसे I told you people earlier, from today we'll begin with our chemistry lectures. Or the first chapter that we are taking up is atomic structure. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात स्टार्ट करेंगे मैटर से कि मैटर क्या होता है. तो सबसे पहले लेट्स जस्ट बिगिन कि मैटर क्या होता है. तो मैटर किसको बोलते हैं? एनीथिंग जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप जो कि कंक्रीट है उसे हम मैटर बोलेंगे. तो जैसे हमारा पेन है, हमारी बुक्स है, ये सब कुछ मैटर होता है. अब इसमें जो हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे वो ये है कि मैटर बना किस चीजों का होता है. तो मैटर जो होता है वो एटम्स का बना हुआ होता है. तो यहाँ से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा कि एटम्स जो होते हैं वो सबसे छोटा यूनिट होता है मैटर का. अब जब हमने ये पढ़ना स्टार्ट किया मैटर के बारे में तो हमें 400 बीसी में पता चला था. अ, इतना पुराना ये हमारा एक इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है. तो 400 बीसी से जो बहुत सारे इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिन्होंने बात की थी इसके बारे में. तो उन्होंने बताया था कि हमारे पास में कुछ मैटर होता है. तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ 400 बीसी जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था. तो हमारे पास मैटर होता है और उसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो एटम होता है. तो एटम क्या होता है? सबसे छोटा इंडिविजुअल यूनिट मैटर का उसको हम एटम कहते हैं. तो जो एटम वर्ड है वो आया है एटोमियो वर्ड से. तो एटोमियो जो वर्ड होता है वो एक्चुअली में इस वर्ड का मतलब होता है इंडिविजिबल. एक्चुअली मैं इसको थोड़ा इधर पे लिख देती हूँ क्योंकि शायद स्क्रीन पे पूरा शो नहीं हो रहा है. तो आई जस्ट रब इट फ्रॉम हियर. या सो आई राइट इट डाउन हियर. तो एक वर्ड था एटोमियो. एटोमियो वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती है. तो वहां से हमारा वर्ड आया एटम.
तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और वो इनडिविजिबल है, उसका डिवीजन आगे नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे ईयर्स तक हमें सिर्फ यही पता था मैटर के बारे में। दिस इज व्हाट वी न्यू अबाउट मैटर, कि वो एक इनडिविजिबल एंटिटी होती है जिसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत साल तक ऐसा ही चलता रहा एंड दिस केप्ट ऑन हैपनिंग फॉर इयर्स। उसके बाद में अराउंड 1800s, 1800s में क्या हुआ कि एक ब्रिटिश टीचर थे। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ तो आपको दिख जाएगा। Actually, I'm also new with this tab. I'm using it for the first time, which is I'm also having a little difficulty using it. So I know you people will bear with me for that. Anyway, uh, so 1800 से ये स्टार्ट हुआ था जब हमने एक ब्रिटिश टीचर थे हमारे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन थे, उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो ये एक बहुत फेमस एटॉमिक थ्योरी थी जॉन डाल्टन की। तो उसमें उन्होंने बताया था, उसमें उन्होंने कुछ कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। पॉस्टुलेट्स क्या होते हैं? पॉस्टुलेट्स कोई भी एक थ्योरी होती है जिसमें हम पॉइंट्स देते हैं। जैसे अगर हमने हमने कुछ डिस्कवर किया है तो हमने उसके बारे में क्या क्या जाना है, वो जो पॉइंट्स थे वो इन्होंने जॉन डाल्टन ने दिए थे। तो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो ये इन्होंने बताया था 1804 के अराउंड। तो इसका मतलब ये है कि हम मैटर के बारे में तो 400 बीसी से जानते आ रहे हैं, लेकिन हमें मैटर से छोटा भी कुछ होता है एटम, उसके बारे में बाद में पता चला। और 1800s में जाकर हमें एक ब्रिटिश टीचर जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अब, कि उनकी एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स थे। ओके, तो उन्होंने जो पहला पॉइंट दिया था, उनका फर्स्ट पॉइंट ये था कि एटम्स आर इंडिविजिबल। तो पहली चीज उन्होंने ये कही थी कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, ये इंडिविजिबल है। क्योंकि उस समय जो हमें नॉलेज थी वो यही थी। उसके बाद दूसरी जो उन्होंने थ्योरी दी थी, जो उनका दूसरा पॉस्टुलेट था, उन्होंने कहा था कि एक ही जो हमारा एलिमेंट होगा। अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हम उस चीज को बोलते हैं, एक केमिकल सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन में फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करती हूँ। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास एक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम चाहें तो हम इसे कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है CO2। तो अगर हम चाहें, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे ये CO2 है, तो हम चाहें तो हम इसको तोड़ सकते हैं। तो ये C+O2, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ अभी। तो इसको हम CO2 को C+O2 में तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या हम कार्बन को फर्दर तोड़ सकते हैं? क्या हम ऑक्सीजन को, आप कहेंगे कि हाँ ऑक्सीजन को भी आप फर्दर O+O बना सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है। बट क्या हम ऑक्सीजन का जो एक एटम है उसको हम तोड़ सकते हैं? तो वो हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने, तो फिर इस चीज में उन्होंने बताया कि जो भी एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट वो होता है जो फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड से हम C+O2 बना सकते हैं, मगर कार्बन को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये होता है हमारा एलिमेंट। तो अभी मैं आपको सिर्फ एलिमेंट के बारे में समझा रही थी। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, किसी भी एक एलिमेंट के अंदर के जो एटम्स होंगे ना, मतलब जैसे कार्बन है तो कार्बन के अंदर के जो एटम्स होंगे, या ऑक्सीजन के अंदर के जो एटम्स होंगे, वो सब एकदम सिमिलर होंगे। ये इनका दूसरा पॉइंट था। उन्होंने कहा कि ये सब एकदम ही सिमिलर होंगे। मतलब एटम्स
अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि एटम्स आर आइडेंटिकल ऑफ सेम एलिमेंट इन मास, साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो एकदम एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगी। तो ये उनका दूसरा पॉइंट था। तो हम इसे भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसको छोटे वे में लिख के दे दूंगी, और बाकी मैं आपको इसके पूरे प्रिंटेड नोट्स ऐप पे अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आप चाहो, अगर ना लिखना चाहो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इसका शॉर्ट समरी बनाना चाहो तो आप वो कर सकते हो, बिकॉज जब तक आप कोई चीज़ को खुद से नहीं लिखोगे तो आपको वो अपनी जैसी नहीं लगेगी, और उसको पढ़ने में आपको लगेगा कि आप कोई दूसरी चीज़ पढ़ रहे हो। तो कोई भी चीज़ जो आप समझ जाते हो उसे एक बार अपने हाथ से लिख दे तो इट विल बी बेटर। एनीवे, तो मूविंग अहेड, तो उनका जो सेकंड पॉस्टुलेट था वो था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर identical in, just a second, are identical in shape and size। तो ये इनका दूसरा पॉस्टुलेट था। फिर इन्होंने तीसरी बात क्या बोली थी? इन्होंने थर्ड पॉइंट बोला था कि जो दूसरे मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो इन्होंने थर्ड चीज जो बोली थी वो बोली थी एटम्स ऑफ different elements differ in mass, shape and size। तो ये इन्होंने दूसरा पॉइंट बोला था। अब मैंने आपको एलिमेंट के बारे में समझा दिया है कि एलिमेंट क्या होता है, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि उन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या था। वो ये इनके तीन पॉस्टुलेट्स थे, इसमें एक और है। मैं आपको वो भी समझा देती हूँ, उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मूविंग अहेड, जी, तो इनका जो फोर्थ पोस्टुलेट था, आई राइट इट हियर, आई राइट इट हियर। तो इनका जो फोर्थ पोस्टुलेट था वो ये था कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स कंबाइन, जो मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कार्बन और वो टू साथ में जब मिलेंगे तो CO2 बनाएंगे। तो वही इन्होंने कहा कि एटम्स कंबाइन इन फिक्स्ड होल नंबर्स। तो अब इसका मतलब होल नंबर्स क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देती हूँ। होल नंबर्स एक्चुअली, अगर आप में से किसी को पता है, अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। होल नंबर्स होते हैं जीरो और बाकी के सारे पॉजिटिव इंटेजर्स। मतलब होल नंबर्स में क्या नहीं आएगा, होल नंबर्स में कोई नेगेटिव नहीं आएगा, कोई डेसिमल नहीं आएगा और कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो ये इनके चार पॉस्टुलेट्स थे। और इन्होंने ये भी बोला था कि जब एटम्स जो होते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो अपने आप को अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, कंबाइन भी करते हैं और सेपरेट भी हो जाते हैं। तो इन सब बातों से जो हमारे पास एक कंक्लूजन निकला था वो ये था कि एटम्स ही सबसे छोटा पार्टिकल है, क्योंकि किसी भी चीज में रिएक्ट कौन कर रहा है, एटम। कोई भी रिएक्शन दिखा कौन रहा है, एटम। और टूट कौन रहा है, एटम। बन क्या रहा है, एटम। तो उन्होंने बेसिकली यही बात की थी। तो ये हमारे चार पॉइंट्स थे। अब इधर तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल ट्राई एंड मूव ऑन फर्दर। I'm going to wait for 2 minutes for you people to just write it down if you want to, and then I'll move further.
ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग आप लोगों में से किसी को कोई डाउट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। तो हमने क्या समझ लिया था अभी तक? तो अभी तक मैंने आपको बहुत सिंपल सिंपल 3-4 बातें बताई हैं। मैं उनको रिपीट इसलिए कर देती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे चाहिए ही नहीं कि आप लोगों के पास वापस जाके केमिस्ट्री में बहुत सारा काम हो करने के लिए। आई वांट यू पीपल टू फिनिश ऑफ विथ एवरीथिंग हियर एंड नाउ। तो आपको रिवीजन अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप इसको क्लास के बाद बस एक बार देख लेंगे और अपने हाथ से एक छोटी सी समरी बना के लिख लेंगे, यू विल बी गुड टू गो। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मैटर क्या होता है। मैटर किसी भी चीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, वो मैटर होता है। मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो हमें पता था, मैटर के बारे में हम 400 बीसी से जानते हैं। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इस पे काम किया था, बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर्स, बहुत सारे ग्रीक फिलोसोफर्स ने इस पे काम किया था। तो एटम जो होता है वो हमारे मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है। एटम का नाम एक शब्द एटोमियो से आता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, विच मीन्स इट्स द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द मैटर, एटम। ओके, तो फॉर इयर्स दिस वाज आवर नॉलेज, हमें इतना ही पता था। उसके बाद 1800s में एक ब्रिटिश टीचर थे जिनका नाम जॉन डाल्टन था, जिन्होंने पहली बार बात की थी इसके पोस्टुलेट्स देने पे, इसके बारे में थ्योरीज देने पे। तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो वो बहुत फेमस डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बन गई। तो इन्होंने 1804 के अराउंड ये थ्योरी दी थी। इन्होंने उसमें कहा था कि एटम्स जो होते हैं, तो हमने हमने आपको बताया कि इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए थे मेन, और एक और पॉइंट था, तो उसको मिला के हम 5 पोस्टुलेट्स मान सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट दिया था कि एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, उन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरी जो उन्होंने बात कही थी वो ये थी कि एटम्स जो सेम एलिमेंट के होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मास में, साइज में, शेप में, और बाकी की सारी प्रॉपर्टीज में। तो अब फिर मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट क्या होता है। तो जो भी केमिकल एलिमेंट होता है वो ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी broken down into carbon and oxygen, but carbon individually cannot be broken down into any subunit, and that's the same with oxygen also. You can't break down the atom of oxygen into something else. That's the smallest unit of carbon and oxygen respectively. तो मैंने आपको वो बताया था। उसके बाद उन्होंने जो तीसरा पॉस्टुलेट दिया था वो ये था कि जो एटम्स होते हैं वो डिफर करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के। मतलब अगर कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो जितने भी कार्बन के अंदर के एटम्स होंगे वो सारे एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे, और जितने भी ऑक्सीजन के अंदर के एलिमेंट, जो ऑक्सीजन एलिमेंट है उसके अंदर के जितने भी एटम्स होंगे वो भी आपस में रिजेंबल करेंगे। मगर कार्बन और ऑक्सीजन के इंडिविजुअल एटम्स एक दूसरे से रिजेंबल करें ये जरूरी नहीं है। ये उनका थर्ड पॉइंट था। उसके बाद जो उनका फोर्थ पॉस्टुलेट था वो था कि एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे से टू फॉर्म different different products। जैसे फिर again I'll give you the same example, I'm giving you the same example so that you don't get confused। as I said carbon and oxygen, तो जैसे ही आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलता है साथ में तो वो कुछ बनाता है जिसको हम CO2 बोलते हैं। बट इन्होंने जो बात कही जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो इन्होंने ये कहा कि ये हमेशा फिक्स्ड होल नंबर के रेशियोज में ही ऐड होते हैं एक दूसरे के साथ। इसका मतलब है कि कभी आधा एटम नहीं होता है, कभी पॉइंट में एटम नहीं होता है, और कभी नेगेटिव एटम नहीं होता है। इसका मतलब है होल नंबर्स जो हमारे होते हैं वो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इन्होंने यही बात बताई थी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combine in fixed whole numbers ratio to form compounds। तो ये इन्होंने बताया था। तो उसके बाद में एक और जो इन्होंने पॉइंट बोला था, एटम्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ
केमिकल रिएक्शन में, तो इनका ना अरेंजमेंट हो जाता है एक तरह से, तो दे आर अरेंज, दे आर कंबाइंड एंड दे आर ऑल्सो सेपरेटेड इन रिएक्शंस, जो कि हम फर्दर जब आगे बहुत सारा पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को बहुत इजीली रिएक्शंस बनाना आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी कि वो क्यों उन्होंने बोला कि एटम सेपरेट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि जिसमें कॉम्बिनेशन की जगह सेपरेशन भी हो जाता है, इंटरमिक्सिंग भी हो जाती है, जिसमें अ, एक डिस्प्लेसमेंट होता है किसी एटम का, उसकी जगह दूसरा एटम आ जाता है। तो ये भी इनका पोस्टुलेट था। तो इन्होंने 1800s में ये बात की थी और 20 सेंचुरी तक हमें सिर्फ इतना ही पता था एटम के बारे में। हमें तब भी यही लगता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब हम बात करते हैं। तो 20th सेंचुरी में फिर क्या हुआ ना, इन 20th सेंचुरी वी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था, इज एटम हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि इज एटम एक्चुअली द स्मॉलेस्ट। तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे। तो लोगों ने कहा कि हम मतलब अभी इतनी जब डिस्कवरीज हो रही हैं, इतने एक्सपेरिमेंटेशंस चल रहे हैं, तो लोगों ने पूछा कि क्या सच में ऐसा है कि एटम ही सबसे छोटा है। तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए ना, तब हमें पता चला एक नई चीज के बारे में, जिसको कहा गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये जो जब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला ना, तो दिस बिकेम एक्चुअली अ गेम चेंजर इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। बिकॉज उससे पहले हमें यही नहीं पता था कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसी भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। सब एटॉमिक मतलब जो एटम से भी छोटा है, एटम के भी नीचे है। तो अब आप अगर बेसिकली उस टाइम पे इट वाज अबाउट शैटरिंग समवन्स बिलीफ सिस्टम, क्योंकि सारे लोग अभी तक यही मानते आ रहे थे कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। और जब ये पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ है और एटम से भी छोटा कुछ होता है, तो उसने एक तरीके का रेवोल्यूशन ला दिया था पूरी साइंस के अंदर। पूरी जो साइंटिफिक सोसाइटी थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। तो वो आया हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल से। और जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे वो थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऑफ कोर्स मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी, मगर अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये तीनों पार्टिकल के बारे में हमें पता चला कि अच्छा एटम से छोटा भी कुछ है। तो मतलब अभी तक जो हमें पता था कि एटम ही सबसे बड़ा है, वैसा नहीं है, एटम से छोटा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। तो हमें वो पता चला। तो फिर क्या हुआ कि जब ये सब चीज़ें पता चलने लगी, तो जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी ना, उस पे क्वेश्चन मार्क लगने लगे कि अगर ऐसा है कि एटम सबसे छोटा है तो फिर वो स्टेबल कैसे है। उसकी स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस उठने लगे कि आप अगर ऐसा है कि एटम सबसे छोटा है तो फिर आप ये बताइए कि वो स्टेबल कैसे है अभी तक, और वो फर्दर ब्रेक डाउन क्यों नहीं हो रहा है। फिर ये सब क्वेश्चंस लगने लगे। तो उसके बाद बहुत सारे और क्वेश्चंस आए। तो जो क्वेश्चंस क्या थे, आई टेक अ न्यू पेज। हम्म तो उसमें हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, वो ये पूछा था, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि फिर कंपाउंड्स बनते क्यों हैं। चलो हमने मान लिया कि एटम है, तो वैसे ही क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो उसको क्या ज़रूरत है और कंपाउंड्स बनाने की? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उनसे, वो ये क्वेश्चन था कि व्हाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो ये पूछा गया व्हाई। तो ये क्वेश्चन था। और उसके बाद में ये भी पूछा गया कि अच्छा, जब सारी चीजें ही एटम्स की बन रही हैं, जब सब कुछ एटम का ही बना हुआ है, जैसा आप कह रहे हैं शुरुआत से कि मैटर में सबसे छोटा जो इंडिविजिबल पार्टिकल है वो मैटर है, तो व्हाई डू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चंस भी एकदम वैलिड थे और इनके आंसर करना ज़रूरी था, क्योंकि ये पूछा गया कि आपने तो कह दिया चलिए कि अगर हम आज बात करें कि हमारी जो एक टेबल है या हमारा एक पेन है, दोनों चीज़ें एक जैसे, मतलब अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, अपने टेबल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हमें एटम मिलेगा, और हम अपने पेन को भी ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो भी हमें एटम मिल रहा है। बट फिर ये दोनों इतने डिफरेंट कैसे हैं? जब वो दोनों ही एक चीज़ के बने हुए हैं तो हाउ आर दे सो डिफरेंट? तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स डाल्टन ने नहीं दे पाए थे। तो उनकी थ्योरी वहीं पे डिस्कार्ड कर दी गई कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं, और ये सारे एकदम वैलिड क्वेश्चंस थे। तो इसमें क्या था कि ऑल दीज क्वेश्चंस, जस्ट अ सेकंड, या आई राइट इट हियर। ओके। तो ऑल दीज क्वेश्चंस, ये दे वर आंसर्ड आफ्टर द discovery of subatomic particles। ठीक है। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी एटम के बारे में, जो थ्योरी थी, उससे ये सारे क्वेश्चंस आंसर किए ही नहीं जा सकते थे। तो हमें जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चला, तब ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलते गए। तो डाल्टन की थ्योरी ये आंसर नहीं कर पाई, तो डिस्कार्ड कर दी गई। बट सिंस वो एक पायनियर थे इस चीज में, जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनके पॉस्टुलेट्स जो थे वो आज भी काफी अ, उनके बारे में पढ़ाया जाता है और बात की जाती है, क्योंकि उससे उनके पहले तो हमें ये तक नहीं पता था कि एटम होते कैसे हैं या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उन्होंने काफी हद तक कुछ चीजें अच्छी बताई थी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट, तो हम इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। मतलब सब एटॉमिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें एटम के अंदर मिल रहे हैं, तो हम इन्हें कह रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट एटॉमिक पार्टिकल की। और जो हमें फर्स्ट एटॉमिक पार्टिकल मिला था वो था इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हमें मिला इलेक्ट्रॉन। तो एक साइंटिस्ट थे जो कि जिन्होंने बहुत सारे काम किए इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो हमें उन्होंने बताया, उनका नाम था माइकल फैराडे। तो हम फैराडेज लॉ भी पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, फिजिक्स में, तो शायद आप में से काफी सारे लोगों ने इनका नाम सुना होगा, माइकल फैराडे। तो उन्होंने ये डिस्कवरी की। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने सबसे पहले तो ये काम किया था अराउंड 1830s में। तो उन्होंने तब हमें ये बताना स्टार्ट किया कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हमें कैसे पता चला? तो उन्होंने क्या किया था कि अ, तो उन्होंने एक बीकर लिया था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा था।
और वो जो इलेक्ट्रोलाइट था, यहाँ पर उन्होंने 2 प्लेट्स लगाई थी और उसको यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। तो ये जो प्लेट थी, इसे बोला कैथोड और ये प्लेट को बोला एनोड। तो जो हमारी कैथोड प्लेट थी, वो थी नेगेटिव और जो हमारी एनोड प्लेट थी, वो थी पॉजिटिव। अब मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करती हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो आप में से कोई है जिसे पता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, या कोई बताना चाहेगा? तो आई कैन वेट, या फिर मैं बताती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ आपको। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डिसोसिएशन कराता है। मतलब जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, उसमें क्या होगा कि बेसिकली जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ये होगी कि सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको हम आयंस बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें जब हम करंट पास करते हैं, जैसे हमने ये बैटरी जो लगाई हुई है, अगर हम करंट पास करते हैं इसमें, तो इसमें जो भी आयंस, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूट जाते हैं। और वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम आयंस कहते हैं। ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन बताई। तो क्या हुआ ना, जब हमने इसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डाला और वो टूट गया, तो उसे नहीं टूटना चाहिए था पॉजिटिव और नेगेटिव में, क्योंकि एटम्स तो पॉजिटिव या नेगेटिव होते नहीं है, जैसा हमने पढ़ा। वो तो सिंपल होल नंबर रेशियोज में होते हैं। तो इससे हमें यहाँ पे ये पता चलने लगा कि अच्छा कुछ है जो कि कैथोड पे, एनोड से कैथोड पे जा रहा है, या कैथोड से एनोड पे जा रहा है। मतलब एक मूवमेंट देखने को मिला हमें पार्टिकल्स का। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से ये पता चला कि अच्छा, मतलब जैसा हम अभी तक कहते आ रहे थे कि जो एटम्स हैं वो चार्ज्ड नहीं है, लेकिन हमें तो ऐसे पार्टिकल्स मिल गए जो चार्ज्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो कुछ और है, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो कि एटम जो फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है, वो उसमें टूट रहा है। खैर, उसके बाद में उसके बाद में क्या हुआ कि हमने कैथोड और एनोड को यहाँ पर लगाया। तो इस जगह पर क्या हुआ ना, हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ऐसे पता चला कि यहाँ पर हुआ दो चीजें, डिपोजिशन ऑफ मेटल एंड लिबरेशन ऑफ मेटल। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि लिबरेशन मेटल का मतलब ये हुआ कि मेटल और छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। मतलब कि जो एक मेटल था, वो पूरी सिंगल आइडेंटिटी नहीं रहा, वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में टूट गया। इसका मतलब ये हुआ कि एटम से छोटा भी कुछ होता है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ से हमें ये पता चला। तो उसके बाद जो, अब आप पूछेंगे एनोड और कैथोड क्या होता है? तो एनोड और कैथोड कुछ भी नहीं होता है, एक सिंपल से मेटल की प्लेट्स होती हैं। तो हम अलग अलग तरह के मेटल्स लेते हैं, उनकी जो प्लेट्स होती हैं वो होती है कैथोड और एनोड, ये दोनों। ठीक है। तो जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है और एनोड अपने से दूर भेजता है। मतलब एनोड जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं और कैथोड की तरफ जाते हैं। तो कैथोड अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को रख लेता है और एनोड अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, बाहर दे देता है।
तो ये होती है इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रोलाइट का, इन्होंने जो भी मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोलिसिस किया, और उन्होंने एक इसमें बैटरी लगाई कैथोड और एनोड में, और जब करंट पास हुआ तो पार्टिकल्स का मूवमेंट देखने को मिला। जब पार्टिकल्स का मूवमेंट देखने को मिला ना, इससे एक और चीज की डिस्कवरी हुई। इससे पता चला कि जो मैटर होता है, मैटर जो होता है ना, उसका पार्टिकुलेट नेचर पता चला हमें। मतलब हमें ये पता चला कि जो मैटर होता है वो पार्टिकुलेट नेचर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। मतलब इससे हमें ये पता चला कि जो मैटर होता है दैट एग्जिस्ट इन पार्टिकल फॉर्म आल्सो। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारी बात आई थिंक बहुत सिंपल थी। ऐसा इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट या ऐसा टैंगल होने वाला तो नहीं था। तो आप लोग इसे यहाँ तक देखिए, उसके बाद अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद मैं इस पे और बात करती हूँ। तो आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है, इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और I want you people to ask as many questions as you people can, because once you start asking questions, you'll understand things in a better way. I'll never get tired of saying this, um, because as many exams that I have cracked in my life, the only thing that helped me was asking questions, making summary, doing as many practice questions as I can. तो आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो समरी होगी, उस पे मैं काम करवाना स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा, एक चीज़ और दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू पीपल अबाउट, कि अगर आप लोग एक ग्रुप बना सके, व्हाट्सएप ग्रुप, जिस पे क्योंकि जैसा एक जो ग्रुप है, आई थिंक उस पे नॉट एवरीवन कैन मैसेज, राइट? एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप लोग बना दें जिधर पे आई वांट यू पीपल टू मेक समरीज, जो भी whatever I'm teaching you, whatever you people think is important, you people have to jot down those points, make a summary out of it, and click a picture of it and put it in that group, so that I can see if you people are understanding, and I can also see if your notes are up to the mark. Because ultimately, I'm hoping that you people get selected, because um, I know you people are really hardworking, and I had discussion with a lot of teachers here, और ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही बताया कि you people are very hardworking and you people are very nice. So I want you people to get selected. So I'm not going to leave any stone unturned. I want to give my best, and I want you people to also give your absolute best. So all I'm asking you to make a group. If any one of you wants to take a lead, कोई अगर अभी बताना चाहे तो जिसे भी अच्छा लगे, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि जब तक आपका किसी से इंटरेक्शन नहीं होता है तब तक उस कॉन्वर्सेशन में सोल नहीं आती है, और जब तक सोल नहीं आती तब तक आपको वो चीज़ें सुपरफिशियल लगती है। तो वंस यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग, वंस यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, you will be able to understand things in a better way. And as I told you, anything that you people want me to change, or you know anything that you people want me to do, I'll be happy to do that. So कोई भी मोपी या जीन, because these are the only names that I can see here. So anyone who wants to take an initiative and make a WhatsApp group, and I want all of you, everyone who's studying from me, to make a summary, put it on the group daily. Assign you daily tasks, very simple tasks that won't take more than 15-20 minutes, so that आपका केमिस्ट्री एकदम ऐसा हो जाए कि आपको टिप्स पे हो, आप बाकी चीज़ों पे और फोकस कर पाए। तो जितना मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जितना मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, उसमें तो मेरा यही रहेगा कि आपको पीछे से कोई बर्डन ना हो, आपके लिए ये ऐसा ना हो कि आपको इसमें 3-4 घंटे पढ़ने के बाद लगाने पड़ रहे हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट, अगर आप में से कोई भी ये
अभी इनिशिएटिव लेना चाहे और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उस पे डेली समरी या क्वेश्चंस या कुछ भी पोस्ट करना चाहे। तो एक ये भी है कि अगर वैसा कोई ग्रुप होगा तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है या आप लोग कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं तो आप वो भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप अभी बता सकते हैं। Otherwise, I'm waiting for 2 minutes and I'll start teaching again. Okay. So I think I should start teaching again. तो हाँ, तो तो यहाँ पर 2 चीज़ें हुई थी। जैसा मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डाल्टन का जो थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम्स बस यही थी कि जो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे कुछ, उनके आंसर्स नहीं मिल पा रहे थे। जैसे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि क्या एटम एक्चुअली में स्मॉलेस्ट है? तो अगर वो स्मॉलेस्ट है तो फिर उसकी स्टेबिलिटी समझाइए कि वो स्टेबल कैसे है? तो वो समझाना था, जो कि नहीं समझ पा रहे थे लोग। फिर वो ये पूछ रहे थे लोग कि कंपाउंड्स क्यों बनते हैं? फिर एक उनका क्वेश्चन था कि व्हाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड? दूसरे-दूसरे मॉलिक्यूल्स क्यों बन जा रहे हैं? अगर आप स्टेबल हैं, अगर कार्बन अपने आप में स्टेबल है और ऑक्सीजन अपने आप में स्टेबल है, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना क्यों रहे हैं? या H अब जो हमारा H2 है और O है, तो वो मिलकर H2O क्यों बना ले रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, जिनके आंसर नहीं मिले थे। उसके बाद में ये पूछा जा रहा था कि अगर सब चीज़ें एटम्स की ही बनी हुई हैं, तो सब चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट कैसे हैं? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर सब कुछ सेम चीज़ का बना है, तो वो इतना अलग कैसे दिख रहा है? या सपोज़ जैसे हम बात करें कि H2SO4 है या H2 है, या अगर हम इसमें भी बात कर लें, चलिए हम सेम एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे H2O2 है और H2O है, तो दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं। तो मैं आपको एक बार लिख के एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे आप देखिए जैसे H2O है, ये तो हम सब जानते हैं, दिस इज वाटर। फिर H2O2 है, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब दोनों H प्लस O से ही बन रहे हैं, तो क्या वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं? नहीं है, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। तो ऐसा क्यों? जब हम दोनों एक ही चीज़ से बना रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज एकदम अलग है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बिल्कुल भी नहीं दे पाई। तो इसलिए और लोगों को आना पड़ा। तो इन सब चीज़ों के आंसर्स आने लगे सब एटॉमिक पार्टिकल से। जब हमने बात की थी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसा मैंने आपको पहले बताया, आई विल टेल यू अगेन, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, एक और चीज़, व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग समरी एज I keep on emphasizing on making summaries because I know the value of making a summary। क्योंकि जब आपका एग्जाम आने वाला होता है ना, तो बड़े बड़े रजिस्टर्स को खोलने का भी मन नहीं करता है, ये सोच के कि कहाँ से स्टार्ट करें, और इतना सारा तो कवर हो ही नहीं पाएगा इतने कम टाइम में, है ना?
उस टाइम पे क्या होता है कि अगर आपके पास में आपका पूरा एक चैप्टर 1 या 2 पेजेस में रिटन डाउन है ना, तो दैट मेक्स यू फील अ लिटिल रिलैक्स्ड, तो आप पढ़ पाते हैं। तो जब आप समरी भी बनाएँगे, तो मेक श्योर कि आप शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करें, अपने वे में लिखने की कोशिश करें। आपको अगर अपनी लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आता है, तो व्हाटएवर लैंग्वेज यू लाइक द मोस्ट उसमें लिखने की कोशिश करें। अल्टीमेटली आपको वहाँ आंसर आना चाहिए, आप किसी भी तरह से याद करें उसे। तो कोशिश करिए कि आप छोटे-छोटे पॉइंट्स लिख दें किसी भी चीज़ के बारे में, या हम्म, जैसे एक मेथड होता है एक्टिव रिकॉल मेथड पढ़ाई करने का। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम कभी भी जब अपनी समरी बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं ना, उसमें हम आंसर्स नहीं लिखते हैं, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस लिखते हैं। जिससे कि जब हम वो समरी पढ़ेंगे और हम वो क्वेश्चंस देखेंगे तो आंसर दिमाग में खुद से आना चाहिए। जैसे आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप क्या करिए, अपने नोट्स में सिर्फ ऐसे लिखिए। हुँ, जैसे आप लिखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और बस इसके नीचे लिख दीजिए 5 पॉइंट्स, बस। और फिर आप आगे मूव ऑन कर जाइए। तो क्या होगा, जब आप रिवीजन करने आएँगे ना, तो आपको ये पता होगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में 5 पॉइंट्स हैं। अब आपको ये नहीं पता कौन से। तो आप अपने दिमाग पे ज़ोर डाल के खुद से यू विल हैव टू कम अप विद दोज़ 5 पॉइंट्स। दैट्स द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ आवर मेमोरी इज़ बेस्ड ऑन एक्टिव रिकॉल मेथड। आप कितना ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं, कितना ज़्यादा अपने दिमाग पे ज़ोर डाल के चीज़ों को याद कर सकते हैं। दैट्स व्हाट दिस इज़ बेस्ड ऑन, ओके? So try and make your notes like this. And I can assure you, if you do this, you will never have to read your full notes again. आप summary से ही सब कुछ solve कर पाएंगे। Anyway, तो as I was telling you, तो ये एक बहुत important question आ गया था हमारे पास कि जो सब कुछ ये H2O और H2O2 दोनों जब एक जैसे हैं, दोनों जब बने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अलग, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग, और उनको जब हम मिला रहे हैं तो वाटर अलग बन रहा है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड अलग बन रहा है। अब वाटर की प्रॉपर्टीज ना तो हाइड्रोजन से मिलती हैं और ना ऑक्सीजन से मिलती हैं, और वाटर की प्रॉपर्टीज ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिलती हैं, तो ये तो एकदम ही अलग चीज बन गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वो नहीं दे पाए थे। उसके बाद जो हमने बात की माइकल फैराडे के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि 1830s में माइकल फैराडे ने एक बीकर में इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें दो मेटल की प्लेट्स लगाए, एक प्लेट को बोला कैथोड, दूसरे प्लेट को बोला एनोड, और उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जो कैथोड था, कैथोड होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उसमें क्या हुआ कि कैथोड जो था, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स लिए और एनोड ने इलेक्ट्रॉन्स दिए। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। इसका मतलब है एटम का मूवमेंट नहीं हो रहा है कहीं से कहीं, एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तब जाके नई चीजें बनती हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ आया। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया था, जो फैराडे थे, उन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था, तो मैं पहले आपको उसके लिए एक बात बता देती हूँ कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस का मतलब क्या हुआ, जो चार्जेस एक जैसे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दे ऑलवेज रिपेल, तो दे रिपेल ईच अदर। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ ऊपर। हम्म, तो जो हमारे लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस कौन से हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो एक जैसे नहीं होते, दे अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। तो
ये एक चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, मतलब पूरे के पूरे जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और मतलब ये बेसिकली हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो दिस नेवर गोज रॉन्ग, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये अब इसी पे बेस्ड जो फैराडे ने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया था एक्चुअल, जिसकी वजह से कंफर्मेशन आ गया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, की वजह से हमें पता चल पाया था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और वो कैसे दिखते हैं। अ, हम इलेक्ट्रॉन्स को देख तो सकते नहीं है, तो हमने उसके लिए कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू ये पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन्होंने प्रूव करके दिखाया वो, और उसका आइडेंटिफिकेशन भी दिखाया कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमें ये कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ही चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है इलेक्ट्रॉन पे। तो एक ये भी पता चला। तो दिस एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था वो फेमसली कहा जाता है। तो उन्होंने बोला उसको कहा जाता है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, मैं आपको इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो इन्होंने क्या किया था, एक ट्यूब लिया। एक ट्यूब के अंदर मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखा दूंगी कि वो एग्जैक्टली दिखता कैसा था। बट एक ट्यूब था जिसके अंदर उन्होंने एक तरफ यही जैसे हमारे जो मैंने आपको भी पहले दिखाया था कैथोड और एनोड, ऐसे ही मेटल्स की प्लेट लगाए, एक तरफ कैथोड लगाया एक तरफ एनोड लगाया, और उसमें उन्होंने उस ट्यूब के अंदर एक गैस भर दी। उस गैस को जब उन्होंने भरा ना उस ट्यूब के अंदर, तो वो गैस बहुत हाई टेम्परेचर मतलब हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे भरी गई थी। तो क्या हुआ कि उस गैस में एक मूवमेंट हुआ, वो पार्टिकल्स जाकर एनोड से टकराए, और एनोड जो था, एनोड में स्लिट्स थी, बहुत सारे होल्स थे, और उस एनोड के पीछे उन्होंने एक फ्लोरेसेंट फिल्म लगा दी थी। मतलब एक सबको स्क्रीन लगा दी थी जो कि चमकती थी जैसे हमारा एल्यूमिनियम फॉयल चमकता है। तो जब कैथोड से कुछ गया और वो जाके एनोड पे टकराया, और फिर वो जो पीछे की फिल्म थी उस पे जब टकराया ना, तो वहाँ चमक हुई। तो जब वो चमक हुई तो इससे ये पता चला कि वहां पे कुछ तो पार्टिकल्स हैं जो पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे वो स्पॉट्स बन रहे हैं, वो चमक के स्पॉट्स बन रहे हैं, ब्राइट स्पॉट्स बन रहे थे वहां पर। तो उससे पता चला कि अच्छा कुछ है जो कि एक रे जैसा जा रहा है। तो इन जो ये जो रेस थी, जो इलेक्ट्रॉन की एक हम कह सकते हैं कि लाइन थी, जो वो एक लाइन में जा रहे थे, उसको हमने कैथोड रे बोला। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट थोड़ा बड़ा है, और दिस इज गोइंग टू टेक अ वाइल। तो आई वाज थिंकिंग टू टेक दिस अप टुमारो सो दैट वी डोंट लीव दिस इन बिटवीन। तो मैं आज आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू इसीलिए दे रही हूँ जिससे कि कल आपको पता हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो 1850s में इन्होंने ये किया था। वो कैथोड रे से फिर जो पार्टिकल्स गए, कल मैं आपको इसकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, और एग्जैक्टली हुआ कैसे था वो भी दिखाऊंगी। तो जो भी हमारी रेस थी जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, वो पता चला कि वही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो ऐसे विजिबल नहीं है, आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब वो पीछे की फिल्म पे जाकर एक ब्राइट स्पॉट बना रहे थे ना, तब हमें ये समझ आ रहा था कि देयर इज इन फैक्ट समथिंग दैट इज गोइंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, एंड इट इज striking on the fluorescent plate, and that is why we are seeing that bright spot on the plate or the screen or whatever you want to call it. So that's exactly what the experiment was about. Um, so I think I'll keep it till here, because if I start with the cathode ray discharge tube experiment, it's going to take a while, and there are other classes also. So I think I'll keep it till here. और कल मैं इससे आगे आपको कैथोड रे से आगे पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, यहीं से मतलब कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, और ये हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट आपका सिलेबस तो 2 महीने के अंदर इजीली खत्म हो जाएगा। बस ये है कि व्हाट आई वांट इज दैट यू पीपल कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन जस्ट
getting done with the things that I'm teaching you so that it does not take a lot of time for you. और अगर आप ऐसा करते हैं तो you won't have to give a lot of time to chemistry. वो easily आपका क्लास में हो जाएगा. So tomorrow when you come here, I am expecting to get some answers from you people because I'll be asking you questions based on the things that I have taught you today. And I'll also try to bring up some questions. Although we are, too soon in the chapter to bring up questions, but even then I'll try and bring some questions so that you people can answer those. And yeah, that's about it maybe. And I'll keep it till here for today. I am waiting for you people to let me know if there is something that you want me to change, or is there anything that you people want from me that you think that I should inculcate into the lecture, or any adabs that you want from me, just let me know. I am going to wait for a moment, and then if you people are okay, I'm going to end the class. Just let me know. Are there any doubts? Anything that you people think you did not understand properly, or was I going too fast, or was I going too slow? Any sort of feedback that you want me to give, um, I'm open to it. Just let me know. Is the lecture fine? Is it fine? Should I end it? I'm going to wait for 1 more minute, and then I think we're good to go. I'll end the lecture. And don't worry about your syllabus and all. I'll finish it as soon as possible. And I don't want to rush into anything because you people have ample of time. The syllabus is not like much. We will complete the syllabus. We'll also get time to revise it. So don't worry about anything. Just just be relaxed and keep on revising. That's all. Okay, so I think you people are done. And okay, thank you, Jane. Thank you. So I'll end the class now. What are you confused about, Mopi? Mopi, is there any doubt? Like, what are you confused about? Just let me know. Okay, so I'll do this one thing. Mopi, you would be in that WhatsApp group. Um, you can find me in the group. My name is Rashi Mishra. So you can take my WhatsApp number from there, and cathode ray experiment done by Michael Faraday or J.J. Thomson. Cathode ray experiment. Yeah, that's exactly what I was telling you. I haven't taught the whole experiment. Yeah, it was done by J.J. Thomson. Michael Faraday, I was telling you, did the electrolytic solution experiment. That's what I was telling you. I haven't taught you anything about cathode ray experiment yet. I was just giving you an overview so that you know what we are going to start from tomorrow. Okay, Mopi, is this fine now? Okay, on that note, I'm going to end this class. And if you people have any other doubt, there you can take my WhatsApp number from the group and you can message me and I'll reply to you. So yeah, thank you. I'll end it now.